मंच और अभी आसीन थी हमारी छोटी बहन प्रोफेसर मनीषा मल्होत्रा जी, हमारे छोटे भाई प्रोफेसर संजीव कुमार जी भी आ गए हैं, और डॉक्टर शरद जी, डॉक्टर श्रेष्ठ। अभी बच्चों ने मुझे कहा कि मैं गेस्ट हूँ। मैं गेस्ट नहीं हूँ, मैं आपके बीच का हूँ। क्लास 1 to 12 केंद्रीय विद्यालय BHU, आप बताइए। फैकल्टी ऑफ साइंस से BSc, जो अब इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस हो गया। मैडम ने बताया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, पहले फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज हुआ करता था, वहां से MBA, और एक समय के लिए, थोड़े समय के लिए मैं फैकल्टी ऑफ लॉ। 1989 फर्स्ट LLB एंट्रेंस एग्जाम जब यहाँ पे लागू हुआ तो आई वाज द टॉपर ऑफ दैट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। प्रोफेसर CM जरीवाला, वेल नोन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट, ही वाज माय डीन एट दैट टाइम। लेटर ऑन मेरा MBA में हो गया। तो हम अपने घर में हैं और आराम से बातचीत करेंगे, नो भाषणबाजी है। ये मत चिंता करिएगा, एक तो हमें देख के लोग पता नहीं क्यों घबरा जाते हैं, उनको लगता है पता नहीं कितना ज्ञान देगा ये, तो कोई ज्ञान व्यान की बातें नहीं होंगी, आराम से बातचीत होगी, क्योंकि इतनी ज्ञान की गंगा सुबह से बह चुकी होगी आपके ऊपर कि मैं समझ रहा हूँ आपकी मानसिक स्थिति इस समय क्या होगी। सर्वप्रथम तो मैं हिंदी बात करूँ, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो हमें विद्वान माना जाता है, तो ये भ्रांति हटाइए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय है और यहाँ हृदय से बात होती है, और जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है, क्योंकि बचपन से पढ़ाई की है। मेरे ख्याल से 17 साल लगातार पढ़ाई बहुत कम लोग कर पाते हैं कहीं एक ही जगह पे। और आज भी मैं 22 साल इंडस्ट्री में बिताया, फिर कॉर्पोरेट से आया, एकेडमिक्स में पिछले 11 साल से। तो भी मैं मैडम से कह रहा था कि कभी कभी वो नॉस्टैल्जिया आ जाती है तो मैं वो नरिया वाले गेट से अपनी कार लेता हूँ और पूरे BHU को घूमते हुए, चक्कर लगाते हुए तब घर जाता हूँ। ये बहुत श्रेष्ठ समय है आपके लिए, इससे अच्छा समय आपके लिए नहीं हो सकता। और हम उतने सौभाग्यशाली नहीं थे कि इस तरह के प्रोग्राम चला करते थे। आप सभी के लिए मैडम ने और बाकी टीम यहाँ जो बैठी है, उन्होंने इनिशिएटिव जो लिया है स्किल डेवलपमेंट लीडरशिप का, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इसको जरूर बहुत मन से, बहुत लगन से कीजिए। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि बनारस के बाहर के हैं? काफी ज्यादा। कोई लैंग्वेज इशू तो नहीं आ रही है? नो सर। ओके, प्लीज इफ यू हैव एनी इशू प्लीज टेल मी। ओके, सी, ये अभी जब कुलगीत हो रहा था, शायद आप सिर्फ शब्द सुन रहे थे, इसके भाव को समझने का प्रयास जरूर कीजिए। अभी शायद न समझ में आया। विश्व के सर्वश्रेष्ठ गीत में मैं अपने विश्वविद्यालय के इस कुलगीत को मानता हूं। और क्यों, ये मैं बता रहा हूं। आपको लगता होगा कि विश्वविद्यालय का कुलगीत है तो विश्वविद्यालय की बात हो रही, नहीं, विश्वविद्यालय की बात नहीं, ये बात काशी की हो रही, सर्व विद्या की राजधानी काशी की बात। और क्यों हम विश्वविद्यालय के कुलगीत को बनाए? और आपको मालूम है किसने इसकी संरचना की है? शांति स्वरूप भटनागर। वो एक वैज्ञानिक, वो ऐसा नहीं कि कोई कवि थे ऐसा कुछ, वो एक वैज्ञानिक। ये कुलगीत प्रतीक है हमारे समस्त भारतीय संस्कृति का, जिसका प्रतिनिधित्व काशी करती है, और उस काशी का प्रतिनिधित्व काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो आप भाग्यशाली, आप यहां इतने विभाग, इतने डिपार्टमेंट, इतने इंस्टीट्यूट, इतने संकाय, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं मिल सकते हैं, किसी से बातें कर सकते हैं, और ये फिर आपके जीवन में, क्षमा करिएगा, कुछ समय के बाद नहीं आएगा। मैडम और संदीप सब तो भाग्यशाली हैं, यहीं पढ़े, यहीं गए, शिक्षक हो गए। हम भी भाग्यशाली हैं, हम काशी छोड़े नहीं, कहीं ना कहीं जाते थे फिर घूम के चले जाते।
बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में गए, बहुत कुछ मिला, पैसा मिला, रुपया मिला, कहां से आएंगे? ये अब हम आज के मूल विषय पे आते हैं, क्योंकि समय काफी हो गया है, ज्यादा समय आपका हम ज्यादा लेंगे नहीं, क्योंकि फिर आप 5 बजे के बाद उस स्थिति में रहेंगे नहीं। तो प्लीज जो सवाल हो आपके दिमाग में आप नोट डाउन कर लीजिएगा, और मैं करीब 20-25 मिनट पहले छोड़ूंगा, अपने लेक्चर को रोकूंगा और फिर आपसे आपके प्रश्नों को लूंगा, क्योंकि जो अच्छा संवाद तभी होगा जब दोनों तरफ से, नहीं तो फिर आपके मन में जो उत्कंठाएं रह जाएंगी, जब वो शांत नहीं होगी तो उसका कोई अर्थ नहीं। So friends, as you all know, we are at present living in the era of what we call it Industry 4.0, the fourth industrial revolution, चौथी औद्योगिक क्रांति इसको कहते हैं। And this revolution is basically to make the business more smart, more digitalized. Are we ready for that? Question is this. I was saying the logo what Madam has shown, and I'm very happy. You people have designed that. This is a skill. जिन्होंने भी डिजाइन किया वो स्किल है, पर डिजाइनिंग इज नॉट अ कंपोजिशन. This is require a concept. So you have taken a concept, done some composition, and this exclusive design. और यही से बात शुरू करते हैं. This is the knowledge economy. We call it a knowledge economy. You will be leader only when you are knowledgeable. Then one will accept you as a leader. When you will have a skill, when you will have information, then only people will accept you as a leader. But when I say information, it doesn't mean getting an information through Google. Google, it's called information technology. सूचना को ज्ञान में परिष्कृत करने का कार्य शिक्षक का, ये मैडम का काम है, कर लो का काम. इसलिए आप यहाँ, जब ऑनलाइन का दौर शुरू हुआ तो ये बात कही गई कि अब तो सब खत्म हो जाएगा, अब तो सब बस ऑनलाइन ही सब कुछ होगा, पर ऐसा नहीं है. जैसे आप सभी खाने पीने के शौकीन हैं, कोई सब्जी बहुत अच्छी पसंद आती है आपको, आप जाएंगे गूगल पे सर्च करेंगे, यू विल गेट द रेसिपी, मिल जाएगी आपको. दैट इज इंफॉर्मेशन. लेकिन उस रेसिपी से अगर आप भोजन बनाना चाहें, अगर आपके पास पहले से स्किल नहीं है, तो क्या आप उतना ही स्वादिष्ट भोजन बना पाएंगे? नो. वो तो आप अपनी माताजी से जब खाते हैं तो आपको वो स्किल अपनी माँ से सीखना पड़ेगा. She has developed that skill over a period of time. इसलिए आप ये न सोचें कि हम तो टीचर से ज्यादा जानते हैं. बिल्कुल आप जानते होंगे, इसमें मैं कुछ नहीं कह रहा हूं कि आप नहीं जानते हो. वी आर नॉट ए लिविंग एनसाइक्लोपीडिया, हम सब कुछ जानते हैं. लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग कहां पे करना, किधर करना है, इसके लिए आपको टीचर के पास आना पड़ता है. दे आर द पीपल हु सिंथेसाइज योर इंफॉर्मेशन टू नॉलेज. तो सूचना से ज्ञान की तरफ जाना है, और ज्ञान से विजडम की तरफ जाना है, बुद्धिमत्ता की तरफ जाना है. दिस जर्नी फ्रॉम इंफॉर्मेशन टू नॉलेज एंड नॉलेज टू विजडम. और जब ये विजडम डेवलप होती है, तब जिसको हम कहते हैं कि बुद्धत्व की प्राप्ति, एक बौद्धिकता का जन्म होता है. नई शिक्षा नीति आई है, आप सबने पढ़ा है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होने वाला है. भारतवर्ष विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. मैडम अर्थशास्त्र की विशेषज्ञ है. हम बात कर रहे हैं कि हम शीघ्र ही तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ हम बन जाएंगे. तो एक कॉमन सा क्वेश्चन आपके दिमाग में उठना चाहिए कि ये 5वीं अर्थव्यवस्था है, तो हमें विकसित राष्ट्र क्यों नहीं कहा जाता? आज भी उनको विकासशील ही कहा जा रहा है, और हमसे बहुत छोटे छोटे देश है, बड़ी छोटी छोटी इकोनॉमी है, फिर भी उनको हम विकसित बोल रहे हैं. मैं वैसे अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ तो नहीं, लेकिन जो एक सामान्य ज्ञान से बात समझ में आती है कि
विकास की जब बात हम करते हैं तो वो सर्वांगीण विकास की बात होनी चाहिए, इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। शायद हम वहां पे कहीं पीछे। कुछ बातें मैडम बता चुकी हैं। सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि 2.5% से ज्यादा हम सरकारी नौकरी आपको प्रदान नहीं कर सकते, कोई भी सरकार नहीं प्रदान कर सकती है। आप पार्टियों की बातें ना करें, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं। अब रास्ता कहां? तो पहले तो नौकरी की मानसिकता में लड़ाई है, क्योंकि हम कहते हैं नौकरी नहीं मिली मतलब सरकारी नौकरी नहीं। अब कॉर्पोरेट की जो जॉब है, प्राइवेट सेक्टर की जो जॉब है, उसमें भी जॉब क्रिएटर्स कम है, जॉब सीकर्स ज्यादा है, ये भी आप जानते हैं। एक बहुत बड़ी बात उठ रही है कि रोजगार को क्रिएट करने की जिम्मेदारी किसकी? जो लोग भी इकोनॉमिक्स के हैं उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर सब कुछ पढ़ा होगा। तो हर चीज हम सरकार से ही अपेक्षा कर रहे हैं कि सरकार ही जॉब क्रिएट कर दे, सब कुछ सरकार कर दे, हम सिर्फ जॉब को प्राप्त करेंगे। सरकार अपने स्तर पे जो काम करती है पॉलिसी लेवल पे, वो अपनी जगह पे काम करती है। जैसे आपने सुना होगा मेक इन इंडिया। अब मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या था? कि भारतवर्ष को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में क्रिएट करना। क्योंकि आपको मालूम है जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो बहुत अच्छा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि उसमें पूंजी ज्यादा लगती है और उतनी पूंजी हमारे पास, आपके पास नहीं होती है। सेवा क्षेत्र का विकास ज्यादा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि पूंजी कम लगती है। मैं बहुत सरल भाषा में इसलिए बात करूंगा, बहुत से मेरे विद्यार्थी मेरे ख्याल से जो कि अर्थशास्त्र का बैकग्राउंड नहीं रखते होंगे, यहाँ बैठे होंगे, इतिहास के भी होंगे, समाजशास्त्र के भी होंगे, तो मैं आपकी ही भाषा में बात करूंगा। अभी भारतवर्ष में एक बहुत ही गुणात्मक परिवर्तन आया है कि मुझे याद है, इसको प्लीज पॉलिटिकली न लीजिएगा, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार कही थी शुरुआत में कि न हम नजर झुका के बात करेंगे, न नजर उठा के बात करेंगे, हम नजर मिला के बात करेंगे, यानी इक्वल टर्म से बात करेंगे आपसे। कोई भी देश हो, भारत उससे इक्वल टर्म से बात करें। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उनके मालूम है कि उनके पास एक बहुत बड़ी एसेट है, वो है आप युवा। भारतवर्ष पूरे विश्व का सर्वाधिक युवा राष्ट्र है। 60% आबादी हमारी 40 वर्ष से कम आयु, यानी इस राष्ट्र का जो भविष्य है वो आपके हाथ में है। हमें तो जो जिंदगी जीनी थी हम जी गए। मैं 22 साल के बाद उद्योग से छोड़कर शिक्षा में आया। मैं अच्छी पोजीशन पे था, जीएम था, सीईओ था, सब कुछ था, पर मैंने कहा कि अभी चर्चा हो रही थी कि शायद आपने कोई साइकोलॉजी का है, साइकोलॉजी का मैस्लोस की नीड हायरार्की पढ़ी होगी आपने। मैस्लोस की थ्योरी पढ़ी है? सबसे टॉप पे क्या आता बेटा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, जब आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं, मानवता के बारे में, दुनिया के बारे में, समाज के बारे में सोचना शुरू करते हैं। हमारे यहाँ बहुत पहले हमने, चूंकि मैस्लो साहब ने लिख दिया तो हमने मान लिया कि यही सबसे ज्यादा जानकार आदमी है, पर हमने कभी अपने यहाँ की आश्रम व्यवस्था का अध्ययन नहीं किया। हिस्ट्री के बच्चे होंगे यहाँ पे मेरे ख्याल से। तो ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ और संन्यास। तो संन्यास आश्रम भी तो वही बात कर रहा है। ये आत्मगौरव का भाव लाना पड़ेगा हमको। हमें वामपंथियों की हिस्ट्री पढ़ के अपने आप को नीचा नहीं देखना। ये कब लिखा गया? कितने साल पहले? अभी आप स्किल की बात कर रहे हैं। मैं अभी कल मिर्जापुर में एक सेमिनार था मेटल क्राफ्ट के ऊपर, तो जो मंत्री जी हैं श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, जो कि राज्य मंत्री हैं आपके कॉमर्स इंडस्ट्री की, तो वहां मैंने बताया कि सबसे प्राचीनतम सभ्यता क्या रही है हमारी? सिंधु घाटी सभ्यता। और हड़प्पा की खुदाई में एक मूर्ति मरी। जब आप हिस्ट्री पढ़ते रहोगे, सभी लोग पढ़े हैं 7th क्लास तक, 9th क्लास तक तो हिस्ट्री पढ़ने पड़ी होगी, एक फोटो आपको देखने को मिली होगी, एक महिला की फोटो है मेटल की। वो मेटल क्राफ्ट 6000-7000 साल पहले हमारे यहाँ निकाला गया, खुदाई से आई वो बात। और मेटल क्राफ्ट की जो सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि उसमें बहुत ही
हाई लेवल की मेटलर्जिकल टेक्नोलॉजीज का उपयोग होता है। मेटलर्जी जानते हैं, आज बीटेक लोग करते हैं मेटलर्जी, हमारे यहाँ भी करते हैं। 7,000 साल पहले मेटलर्जी का ज्ञान रहा होगा लोगों को, तभी तो किया होगा उसको लेके। और एंटरप्रेन्योरशिप पे हम लोग बात कर रहे हैं, कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप की किताब आप उठा के देखेंगे तो कहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप का जन्म जो है वो 17वीं शताब्दी से हुआ। लोथल पोर्ट गुजरात में है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है। उस समय इंटरनेशनल ट्रेड हमारे यहाँ हुआ करता था। पोर्ट कहां बनेगा भाई? जहां पे व्यापार होगा ना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा। यानी एंटरप्रेन्योरशिप कोई नई चीज नहीं है जिसको हम लोग इतना सोचते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड वालों ने हमें दे दिया और हम एहसानमंद हो गए। ये वामपंथियों ने ऐसा इतिहास लिखा हमें अपने में हीन भावना से ग्रसित करने के लिए। उनको कोई जाके बता दे कि भाई 7,000 साल पहले लोथल पोर्ट था, हमारे यहाँ इंटरनेशनल ट्रेड होता था। और जब इंटरनेशनल ट्रेड होता था, आपको पता होगा, जो इतिहास के बच्चे जानते हैं, कि हमारे पास मुद्राएं भी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी था। हमारे यहाँ क्या होता था, आप तो सब बार्टर प्रणाली से काम किया करते थे। अरे भाई, मुद्रा उस जमाने में थी। तो ये स्किल आज की नई चीज नहीं है, स्किल बड़ी पुरानी हमारे पास रही है। प्रॉब्लम यह है कि हमने उस स्किल को समझने की कोशिश की। मैडम ने डिजाइन थिंकिंग की चर्चा की, तो मैं जरूर उस पर आना चाहूंगा। थोड़ी सी मैं आपको भारत की वर्तमान स्थिति के बारे में बता दूं। ये मैं क्यों इसको सर्वश्रेष्ठ समय कर रहा हूं अपने उद्योग को आरंभ करने का या उद्यमता के लिए। वर्ल्ड बैंक एक इंडेक्स जारी करता रहा हमेशा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। 2020 तक आखिरी है, क्योंकि चाइना का प्रेशर होने लगा कि हमको पोजीशन थोड़ा सा ऊपर करिए, तो वर्ल्ड बैंक ने बंद नहीं कर दिया उस चीज को। चाइना की अपनी हस्ती है, जानते हैं। और मैं फिर इसे पॉलिटिकली नहीं ले रहा हूं। आज से 9 साल पहले 190 देशों का सर्वे होता है, उसमें हमारी स्थिति क्या थी? 143, 143। आउट ऑफ 190 कंट्रीज वी आर हैविंग पोजीशन ऑफ 143, मींस 142 कंट्रीज वेयर अहेड ऑफ अस। 142 देश आपके आगे थे। इतनी बड़ी देश, इतना बड़ा राष्ट्र, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी इकोनॉमिकल पोटेंशियल्स, फिर भी हमारी पोजीशन क्या थी? 143। और अभी 2020 में जो लास्ट फिगर आई, क्योंकि उसके बाद कोई फिगर आई नहीं है, हमारी पोजीशन 143 से इंप्रूव होकर 62। बहुत बड़ी बात है, तालियां बजा सकते हैं। आप लोग का प्रयास है, ये आपका प्रयास है। आप ही में से लोग उद्यमी बने, निकले, उन्होंने कंट्रीब्यूशन करना शुरू किया, और उसकी वजह से ये आपको पता है, अब यही अमेरिका कभी किसी जमाने में आंखें दिखाया करता था उनको। आज हर राष्ट्रपति आता है तो बड़े प्रेम प्यार से आपसे बात करता है, वो आपसे नहीं बात करता। ये जो 140 करोड़ की आपकी जो आबादी है ना, इसकी जो शक्ति है उससे बात करता है, वो सर उनके सामने झुकाता है। लेकिन समस्याएं भी आ रही। अगर हम 62वें स्थान पे हैं, तो क्यों 62वें स्थान पे हैं? जब हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो कम से कम टॉप 5 में हमको होना चाहिए। ये चुनौती है। और ये आंख से आंख मिलाने का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आया है। एलन मस्क साहब को आप जानते होंगे, काफी बड़े उद्यमी हैं। कार से लेकर रॉकेट हर चीज बनाते हैं, उड़ाते हैं। उन्होंने कहा हम टेस्ला कार लेके आएंगे। अगेन मैं आऊंगा इनोवेशन पे, काफी बढ़िया इनोवेशन है वो, इसको हम डिस्ट्रप्टिव इनोवेशन की कैटेगरी में डालते हैं। उन्होंने कहा कि हम चाइना में बनाएंगे, यहां बेचेंगे। और हमारे एक बहुत ही प्रोमिनेंट मिनिस्टर हैं, मैं उनके बहुत बड़ा फैन हूं, गडकरी साहब, मैन हु गिव्स द रिजल्ट। उसने साफ कहा कि यहां तभी अलाउ करेंगे जब यहां बनाओगे, और नहीं बनाना है तो अलाउ नहीं करें। और अभी खबर ये आ रही कि एलन मस्क इज नाउ रेडी, बिकॉज ही इज सीइंग अ बिग मार्केट ऑफ सच काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स। ये शक्ति कहां से आ रही है? ये आत्मविश्वास कहां से आ रहा है? ये आपकी वजह से। जो टैलेंट, ये आपका टैलेंट है जो पूरे विश्व में घूम के काम कर रहा है। मैं जब पढ़ता था तो उस समय अमेरिका जाने का ट्रेंड था, और हमारे ज्यादातर मित्र हैं अभी अमेरिका में हैं, अच्छी पोजीशंस में हैं। आज आप सीईओ बना रहे हैं पूरे विश्व में, बड़ी मल्टीनेशनल्स के सीईओ इंडियंस हैं, और आप तो प्रधानमंत्री बनाना आपने शुरू कर दिया है।
हम सब कुछ बना रहे हैं, हम प्रधानमंत्री बना रहे हैं, हम सीईओ बना रहे हैं, हम विज्ञान में R&D पे बहुत काम कर रहे हैं। और अभी मालूम है आपको, शायद नासा की पूरी टीम आई हुई है इंडिया में स्टडी करने, कोलैबोरेट करने। लेकिन हम एक जगह पे चूक रहे हैं, उसको समझिए। जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स है, अभी मैंने एसोचैम की रिपोर्ट पढ़ी, आप भी पढ़िएगा, नेट पे अवेलेबल। जो बच्चे निकल रहे हैं उनका एम्प्लॉयबिलिटी रेशियो बहुत कम, मीन्स 20%, लेस देन 20% पीपुल आर एम्प्लॉयबल, यानी 20% से कम लोग हैं जो रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। बाकी के पास महज डिग्रियां हैं। और फर्क कहां पे आता है ये आप समझ सकते हैं। इतना बड़ा फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, वन ऑफ द लार्जेस्ट फैकल्टी है, और मैडम ने सब जगह इनविटेशन भिजवाया, पर 5 बजने 4 बजने जा रहा है, इतने ही लोग यहां बैठे हुए। तो पहले तो मैं आपके लिए तालियां बजाऊंगा कि आप बैठे हुए हैं, क्योंकि आप अपने अंदर एक स्किल को डेवलप करना चाहते हैं। तो क्या ये स्किल डेवलपमेंट की ख्वाहिश औरों के अंदर नहीं होनी चाहिए? उनके अंदर भी तो होनी चाहिए। Why they are not here? कुछ की समस्याएं हो सकती है, मैं मानता हूं, कुछ अभी विद्यार्थी आना, शायद क्लास अभी खत्म होगी, लेकिन ज्यादातर समस्या ये आ रही है कि हमको ये लगता है कि ये सब तो बेकार की बातें, हम तो डिग्री लेने के लिए आए हैं, डिग्री ले लेंगे। अभी लेटेस्ट मैं आपको एक चीज बताऊं, दिस इज एस्टिमेटेड दैट विदिन 2030 50% ऑफ द प्रेजेंट स्किल विल बी ऑब्सोलीट, वो बेकार हो जाएंगे, किसी काम की नहीं रहेंगे, और ये होनी शुरू हो गई। और मैं बहुत सिंपल एग्जांपल्स आपको दूंगा, आपके आसपास घट रहा है, जरा ध्यान से देखिए। एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट वर्कशॉप है, मैं इसी बहुत ही विनम्रता से आपसे कहूंगा कि बी ए कीन ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू इन द सोसाइटी, नॉट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ठीक है, सोशल मीडिया इज नॉट सोसाइटी, पहले तो क्लियर हो जाए। समाज के बीच में उठना बैठना जाना शुरू करिए, घर में मत घुसे रहिए, स्मार्टफोन में हमेशा मत लगे रहिए, वो भी करिए। सोशल मीडिया में भी बहुत रहता हूँ, मैडम जानती है, मैं सोशल मीडिया बहुत रहता हूँ, सर भी जानते हैं, पर मैं उसे यूज करता हूँ, वो मुझे यूज नहीं कर पाता। याद रखिए, मीडिया को आप यूज करिए, मीडिया आपको यूज ना करे। कैसे ऑब्सोलीट हो रहा है? पहले के जमाने में, पहले ज्यादा पुराना नहीं, 5-6 साल पहले आप शादी ब्याह में जाते थे तो एक वीडियो कैमरा वाला होता था, शादी ब्याह कवर करता था। वो बेचारा धक्का धुक्का खा के कैसे भी कर रहा है, आप खाना खा रहे तो आपके प्लेट पे ऐसे लगा देता था, आप खा भी नहीं पाते थे। भाई उसको भी काम चाहिए, कुछ ना कुछ तो करेगा। दूल्हा दुल्हन वरमाला क्या कर रहे हैं, वो लड़ रहा है, गिर रहा है, पता नहीं क्या क्या। अभी आप जाते होंगे तो क्या हुआ, you have seen the use of drone technology. Now that camera is running through the drone technology. अब वो कहां से, आसमान से, ऊपर से, इधर से उधर से, न जाने कहां की फोटोग्राफ ले रहा है, वीडियोस ले रहा है। अब वो जो आदमी वीडियोग्राफी करता था, उसको अगर उस रिमोट को ऑपरेट करना नहीं आता, और उसके रिमोट को आपने देखा होगा, मेरे ख्याल से उस पर भी आपका यही स्मार्टफोन लगा रहता है, उसी हिसाब से वो चीजों को देखता है। इफ दे डोंट नो अबाउट दैट टेक्नोलॉजी, व्हाट विल हैपन? दे विल बी जॉबलेस। तो टेक्नोलॉजी नहीं रिप्लेस कर रही, जिनको वो टेक्नोलॉजी नहीं आती वो रिप्लेस हो रहे। तो यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ, व्हाट इज द करंट रिक्वायरमेंट। अभी आजकल चैट जीपीटी की बहुत चर्चा है आप लोगों में, और ये बहुत से लोग होते हैं ना जो किसी चीज को बेचना है तो उसको इतना हाइप क्रिएट कर देते हैं कि युवा हमारा भ्रमित हो जाता है। बिल्कुल, चैट जीपीटी इज गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बट दैट कैन नॉट रिप्लेस द ह्यूमन क्रिएटिविटी। मैं ये देख रहा था, बहुत बढ़िया आपने बनाया, किन बच्चों ने बनाया, कोई टीम यहाँ पे है क्या जो लोग? अब ये जो लोगो बना, बहुत अच्छा बना मैडम, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बना।
क्या उम्मीद करते हैं आपके चैट जीपीटी से निकल पाएगा ये? और निकलेगा तो सबका एक ही जैसा निकलेगा। भाई जैसे गूगल पे जो कीवर्ड डालोगे तो हम डालें आप डालें जो डालेगा वैसे ही तो निकलेगा। कंप्यूटर जब नया आया था तो मुझे याद है एक स्टेटमेंट आया था, वो बड़ा अच्छा है। कंप्यूटर का प्रिंसिपल है, अब उसको मैं इंटरनेट बोलता हूं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कूड़ा डालोगे तो कूड़ा ही निकलेगा। तो ऐसा नहीं कि वो जो आप नेट पे पाते हो गूगल में वो सब सार्वभौमिक सत्य है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने डाला वही निकालोगे। स्लाइड शेयर पे जाओगे, कूड़ा पीपीटी किसी ने डाला तो वही कूड़ा पीपीटी आपको मिल जाएगा और आप कहेंगे वाह बहुत बढ़िया, मैडम ने प्रेजेंटेशन बनाने को दिया, वही निकाल के हम भी दिखा देते हैं। और मजेदार बात है कि आप ही एकमात्र स्मार्ट नहीं होते, आप जैसे 10 स्मार्ट उसी क्लास में होते हैं, सेम पीपीटी लाके दिखाएंगे। वी आर किलिंग अवर स्किल। ये ऐसे नहीं बना होगा। In the corporate, I have been there as a corporate communication head for 4 years, or I was not knowing about the designing. When I was doing my MBA, one new paper was introduced, advertising, copy and communication. Or Madam Professor Usha Kiran Rai, she was ad hoc lecturer at that time. She has taught us about that. And उस समय कंप्यूटर हुआ नहीं करता, हमको पता नहीं था, तो हम लोग पकड़ विजुअल आर्ट पे जाते थे और वहां के लड़कों से दोस्ती बनाते थे और बहुत सी चीजें, तो हाउ टू डू द कॉपी राइटिंग एडवर्टाइजिंग के। और वो जब मैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में तब सेल्स में था, वहां से मैं आया तो मैंने कहा यार ये होगा कैसे। तो मेरा वो ज्ञान काम आया जो यहाँ पे मुझे 5 से 6 साल 7 साल पहले पढ़ाया गया। और मैंने एडवर्टाइजिंग के डिजाइनिंग डायमेंशन का उद्भव देखा है। हाथ से डिजाइनिंग बनती थी, आर्टपोस्ट तैयार होते थे, फोटोग्राफीज होती थी। आज आप कोरल पे जाते हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास डिजाइन बना के निकाल देते हैं। और हमें एडवर्टाइजिंग कैंपेन मैडम ऑल ओवर इंडिया करनी होती थी तो बाई पोस्ट वो आर्टपुट भेजे जाते थे, वो पहुंचता था 10 दिन बाद 12 दिन बाद। आज आप डिजाइन बनाए, तुरंत मेल किए, जहां पे भेजना चाहे भेजिए, उस पेज को छप जाए। थिंग्स आर चेंजिंग। और ये प्रक्रिया चल रही है, ऐसा नहीं है कि प्रक्रिया रुकी है फिर चली, ऐसा नहीं, ये चल रही, कॉन्टिन्यूसली चल रही है। सिंपल सा एग्जाम्पल, पता नहीं आपकी जनरेशन ने देखा नहीं, हाथ के टाइपराइटर्स हुआ होते थे उंगली से। मेरी समर ट्रेनिंग की रिपोर्ट टाइपराइटर से हाथ से बनी है, डिजर्टेशंस बने हैं, सर के लोगों के समय में यही रहा हुआ मेरे ख्याल से। आज वही काम मैंने अपनी खुद की जो पीएचडी की थीसिस है हमने किया हुआ। पर मैडम मैंने अपनी थीसिस जब मेरे को करनी थी तो मैंने सीखा, मुझे नहीं आता था एमएस वर्ड, मैं नहीं जानता था क्या होता है, तो मैंने मेरे असिस्टेंट तो कर देते थे, मैंने कहा मैं खुद सीखूंगा। तो मैंने कंप्यूटर लिया, सीखा, मेरी पूरी की पूरी थीसिस मेरे हाथों से टाइप है। और जब मैं ले गया उसकी वो प्रिंट आउट वगैरह निकालने, तो उसको लगा कि उसने कहा सर कहाँ से टाइप कराए हैं, हम कहे बहुत बड़ा टाइपिस्ट है। क्योंकि मैं बता देता हूँ। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब हम इनोवेशन में भी प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि इनोवेशन भी आज का टॉपिक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग में ये 131 कंट्रीज की रैंकिंग होती है। और अगेन मैं कहूंगा 9-10 साल पहले तक हमारी रैंकिंग तो 115 116 ऐसा कुछ होती थी। आज दिस रैंकिंग इज टुडे, अभी करंट रैंकिंग आई है 1 महीना पहले, 40, 40वां स्थान है भारत का। ये इनोवेशन भी आपकी देन है, आपकी मेहनत है, मैडम जैसे लोग, सर जैसे लोग जो कि कंटिन्यूसली रिसर्च कर रहे हैं, उनकी भी देन। नंबर ऑफ पेटेंट्स बढ़े हैं, सब कुछ बढ़ा है। पर एक मैं दोनों पहलू बता रहा हूं, ऐसा नहीं सब अच्छा अच्छा ही बताऊंगा, खराब वाला नहीं बताऊंगा। क्योंकि हम तो एक परिवार है ना, यहाँ बैठ के बात करने चले हैं, तो आत्मविश्लेषण करना भी तो आवश्यक है, अपने अंदर झांकना भी तो जरूरी है, आईने में चेहरा देखना भी तो जरूरी है। आईने में तो वही चेहरा दिखेगा ना जो हमारा है। बस आईने की प्रॉब्लम एक ही है कि जो हमारा दाहिना हाथ है उसमें बाएं दिखाई पड़ता है। देखा कभी ध्यान से? यस सर। देखा कभी। तो कभी कभी सही आईना भी नहीं मिलता। तो सबसे अच्छा आईना कौन है? ये जो लोग बैठे हुए, ये थोड़ा कड़वा बोलेंगे आपसे, एक्सेप्ट कर लीजिएगा इनकी बात। मैं काफी समय तक आयुर्वेद की इंडस्ट्री से जुड़ा रहा हूं और कोविड में काढ़ा ही बचा रहा था लोगों को, इम्यूनिटी काढ़ा से डेवलप हो गई, पिए होंगे आप लोग। अब ये 40 रैंक आ गई, बड़ी अच्छी बात है। ऑल्दो मैं बहुत खुश नहीं हूं, टॉप 5 इकोनॉमी में है, तो भाई ये तो भी हमारा भी तो टॉप 5 में ग्लोबल इकोनॉमिक इनोवेशन इंडेक्स में होना चाहिए। नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, कोशिश हो रही, होगा ही होगा।
जो चीज मेरे लिए चिंता का विषय है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। पेटेंट जब निकला, मैं यहां से इनोवेशन को कनेक्ट करूं। पेटेंट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट ओनली less than 2% of patent is being converted to a commercially viable product. यानी 100 पेटेंट में मात्र 1 या 2 पेटेंट ऐसे हैं जो एक कॉमर्शियल वायबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। क्यों है भाई? विचार तो होना चाहिए। पेटेंट मिल रहे हैं साहब, बढ़िया, हम एकेडमिशियन लोगों के लिए तो बल्ले बल्ले है, प्रमोशन हम लोग का हो जाता है, कुछ इंक्रीमेंट भी बढ़िया हो जाता है, छप जाता है पेपर, हम लोग फेसबुक पे डाल भी देते हैं, ये मिल गया वो मिल गया, पेटेंट यहां से आ गया वहां से आ गया। जो इनोवेशन, if that innovation is not useful for an individual, for the society, for the industry, for the environment, it is having no use except a document. वो 100 पेटेंट में 98 पेटेंट का उपयोग सिर्फ एक डॉक्यूमेंट के रूप में है जो किसी सीवी को सुसज्जित कर रहा है। मैं बहुत हार्श लैंग्वेज बोल रहा हूं बीइंग एकेडमिशियन, क्योंकि मैं आत्म विश्लेषण करना चाहता और आपको भी कहूंगा आप करिए। जो इनोवेशन प्रॉपर है, अभी आपने देखा किसी भी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए वी यूज्ड टू हैव वन मॉडल व्हिच इज वेरी प्रोमिनेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप गूगल करेंगे तो मिल जाएगा, व्हिच इज कॉल्ड ट्रिपल हेलिक्स मॉडल, वेयर द इंडस्ट्री, एकेडमिया एंड गवर्नमेंट शुड वर्क टुगेदर। प्रॉब्लम यह है कि इंडस्ट्री अपनी दुनिया में बिजी है, गवर्नमेंट पॉलिसी बना रही है, उसमें किसी को लेना देना नहीं कि वहां इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, एकेडमिया की जरूरत क्या है, और एकेडमिया अपनी दुनिया में बिजी, हमने इतने पेपर पब्लिश कर दिए, हमने इतनी किताबें लिख दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, नहीं कर दिया। और बेस्ट एग्जांपल जो अभी मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट, अभी कोविड में जो वैक्सीन आपने यूज किए, हमने यूज किए, आपको मालूम है इसकी R&D हुई ऑक्सफोर्ड में, भारत बायोटेक और अन्य कंपनियों ने इसका निर्माण किया, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन किसने किया? सरकार ने किया, बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी। तो आपके हर टीके का विवरण सरकार के पास है कि आपको पहला टीका कब लगा, सेकंड टीका कब लगा, और आपको उससे ज्यादा डोज अलाउ नहीं होगा, क्योंकि टीका कोई खाने पीने की चीज तो है नहीं कि आपने शौक लगाया। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये जो इनोवेशंस हो रहे हैं या हम जो भी इस तरह का काम कर रहे हैं, व्हाई इट इज नॉट सक्सेसफुल? सी एज ए कंज्यूमर यू ऑल नो, मैं थोड़ा आइडियाज पे बात कर लूं क्योंकि बाकी चीजें तो थोड़ी सी आसानी से हो जाएंगी, जबकि आइडिया सिलेक्शन इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, और जिसकी बात मैडम ने किया डिजाइन थिंकिंग, मैं उससे भी आऊंगा। एक चीज याद रखिए, यू डोंट बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस, यू एक्चुअली बाय सॉल्यूशन। आप उत्पाद या सेवा नहीं खरीदते, आप समाधान खरीदते। एक शर्ट है, बॉयज नो दिस वेरी वेल, शर्ट के बटन आगे से होते हैं। एक शर्ट हम बनाते हैं और हम कहते हैं हम इनोवेशन कर रहे हैं, उस शर्ट के बटन पीछे से होंगे, इनोवेशन हो गया ना? वुड यू लाइक टू बाई दैट शर्ट? क्या आप ऐसे शर्ट को खरीदना पसंद करेंगे जिसका बटन पीछे हो? मेरे ख्याल से सारे बटन लगाने में आपकी अच्छी खासी एक्सरसाइज तो हो जाएगी, और आप हास्य के पात्र अलग बन जाएंगे। जेब पीछे हो, बटन पीछे हो, आप कहेंगे साहब ये मेरा पेटेंट। मैं थोड़ा absurd एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं, एनीथिंग डिफरेंट इज नॉट इनोवेशन। एनीथिंग विच इज रिलेटेड विद सॉल्विंग द प्रॉब्लम इज इनोवेशन। व्हेन कोविड एरा हैज कम, तो एक बात हमेशा कहेगी कि भाई ज्यादा से ज्यादा हाथ को साफ करो, तो आप सबने हैंड वॉश यूज करना शुरू किया होगा, साबुन से हैंड वॉश आ गए। अब पहले हैंड वॉश प्लास्टिक के कंटेनर्स में आते थे, फिर खत्म हो गया, फिर दूसरा कंटेनर खरीदिए। थोड़ी पहले से प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी कि वो एक बड़े पाउच में आ गया था, तो हम क्या करते थे, कैंची से काटते थे, निकालते थे, यूज करते थे। सवाल ये है कि जरूरत है इतने की और है इतना ज्यादा, तो करें क्या? तो फिर हम लोग क्या करते थे, रबर बैंड निकाले, लगा के बांधे, और कहीं रबर बैंड फिसल के निकल गया, खराब,
अब आजकल आप अगर देख रहे होंगे तो उसके अंदर एक कैप बना दिया गया, एक कैप बना दिया गया जिससे आप आराम से जितनी जरूरत हो उतना निकालिए, बाकी कैप बना दीजिए। ये डिजाइन थिंकिंग के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। कुछ एग्जांपल के साथ मैं आऊंगा। अब आपके कुछ मैं उदाहरण दूंगा जिससे आप समझ सकते हैं कि कैसे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल होते हैं। पर इसके पहले मैं थोड़ा सा डिजाइन थिंकिंग को बता दूं तो फिर आप इस चीज को समझ लेंगे। हम, मेरे ख्याल से संदीप सर को भी याद होगा, हम लोग छोटे थे सर, टाटा का नारियल तेल आता था, हाँ? टिन का कंटेनर होता था और एल्युमिनियम, हार्ड एल्युमिनियम फॉयल की सीलिंग होता थी। उसको चाकू से काटना पड़ता था। एक मात्र कंपनी थी टाटा। जब कभी भी आप सोचते हैं कि स्टार्टअप हैं हम, ओके थैंक यू। So I think my voice is not clear. Okay. तो वो टाटा का जो नारियल तेल है वो it was very difficult to open, and I still remember my late mother used to have this knife and cut that hard aluminum foil, and her finger got wounded. जैसी बात है, आप किसी को काटेंगे तो उंगली आपकी कट जाएगी। That was the problem. तो आप डिजाइन थिंकिंग करते हैं तो आप पहले उस प्रॉब्लम को एम्फेसाइज करते हैं। एम्पैथी समझते, दूसरे की समझ। हमारे यहाँ बहुत अच्छा शब्द है, इंग्लिश में बहुत रिच भाषा नहीं मानता, हमारे यहाँ ज्यादा भाषा समृद्ध है। हमारे एक शब्द है संवेदना, दूसरों की वेदना को स्वयं की वेदना समझना। एम्पैथी में फीलिंग नहीं है, इसका क्रक्स है, पूरे के पूरे डिजाइन थिंकिंग क्रक्स। अब ये चलता क्या, ऐसे ही चल रहा था। हमारे सेंटर पे कई साल में एक दो बच्चे अपने स्टार्टअप शुरू करते हैं तो वो हमेशा डरते हैं, बोलते हैं सर हम लोग तो बड़े छोटे हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं उसके अंदर, हम कैसे सक्सेसफुल होंगे। अब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि जब केस स्टडीज को आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर बहुत से भाव आ जाते हैं। एंड दिस वाज गोइंग ऑन ईयर बाय ईयर। मैं बच्चा था, बड़ा हो गया, एक बार एक मैंने देखा एक प्रोडक्ट मार्केट में आया जो आज का मार्केट लीडर है, पैराशूट नारियल। वेरी सिंपल, एक छोटा सा प्लास्टिक कंटेनर, यू जस्ट ओपन इट, लिया लगाया, खाने का था। और उसके आने के बाद से टाटा की मार्केट सेल डाउन होती चली गई। टाटा छोटी मोटी कंपनी नहीं, they were having one company which was called Tomco, Tata Oil Mill Company, which was sold to Hindustan Lever. पहले it was called Hindustan Lever, now Hindustan Unilever बोलते हैं, उसको बेच दिया गया। अब इनोवेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब मैरिको इंडस्ट्री आप तो बहुत बड़ी हो गई है, पर उस जमाने में वो भी एक छोटा एंटरप्रेन्योर था, जैसे आप आज कोशिश करते हैं। तो व्हाट डिड इट, अभी जाड़ आ गई, अब नारियल तेल का नेचर तो आप जानते होंगे, नारियल तेल जाड़े में जम जाता है। अब जाहिर बात है कि उसका तो मुंह छोटा है और वो कैसे फिर उतना इजी नहीं रहेगा, बिकॉज फॉर एनी इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दिस शुड बी कंज्यूमर फ्रेंडली। जो आप यूज कर रहे हैं आपको आराम लो होना चाहिए, दिक्कत नहीं। जैसे मैंने शर्ट में क्या बताओ, कंज्यूमर फ्रेंडली ही नहीं है, हमको दिक्कत हो नहीं ना, हम आराम के लिए उसको लिए हैं, आराम को खत्म करके परेशान होने के लिए। अब ठंड आ गई साहब, वो जम गया। तो हम लोग बच्चे ही थे उस समय, 7th क्लास में, कोई बहुत बड़ा तो नहीं बोल सकते। तो अब ये मुझे याद है बहुत समस्या होती थी, और मेरे ख्याल से बच्चियां जानती होंगी, पहले स्वेटर हाथ से बुने जाते थे, आजकल तो रेडीमेड का शौक हो गया, और जिस चीज से बुने जाते थे वो हमारे अपने भाषा में हम लोग उसको सलाई बोलते थे, अभी क्या बोलते हैं आई डोंट नो, वही बोलते हैं, ठीक। तो वो जो सलाई थी वो एक इंस्ट्रूमेंट हो गया कि जाड़े में जब वो आपका नारियल तेल जम जाए तो उसको डाल करके निकालते थे हम लोग, और उसमें से निकाल के, और उसको हम भी बचपन में बच्चे ही थे तो बालों में लगाया करते थे। तब मेरे सर पे बाल
मैं सोचिएगा कि ये पहले से सही है तो था तो लगा लिया, पर ये कंज्यूमर फ्रेंडली अप्रोच तो हुआ नहीं। Then what did it? They changed the container with a wider mouth, तो आदमी आता है। अब देखिए this entire design thinking process going on, अब कंटेनर चौड़े जार वाला आ गया, पर फिर गर्मी भी आ गई। अब गर्मी में निकालने चले थे, इतना निकल गया, इतना, ये नहीं समस्या, यू हैव टू एम्पैथाइज ना। तो उनको लगा यार अब ये तो पॉसिबल नहीं कि एक जो छोटा वाला भी ले ले, एक चौड़े जार वाला भी ले ले, दो दो कहां से नारियल तेल मेंटेन करेगा। तो अभी जो आप आज देख रहे होंगे, उन्होंने उस ऊपर वाले कैप पे छोटा सा बना दिया, और आराम से आप गर्मी के दिन उसमें से। अब देखिए हियर कोकोनट ऑयल हैज नॉट बीन चेंज्ड, कोकोनट ऑयल इज नॉट चेंज्ड, तो नेचुरल प्रोडक्ट है। उन्होंने क्या किया, दे हैव जस्ट चेंज्ड द डिजाइन ऑफ द कंटेनर। उसके बाद आ गई आपकी जनरेशन, हमारी जनरेशन तो गई, तो हम लोग तेल लगाते थे, मतलब तेल लगाते थे। आपकी जनरेशन में तेल तो लगा है, लेकिन तेल पता नहीं चलना चाहिए, तो वो बाल कैसे कैसे बनाते हैं, हमारे तो है ही नहीं, तो हमारे लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके लिए इशू है। तो लाइट पैराफिन ऑयल उसके अंदर मिक्स कर दिया, आज जो आप देखते होंगे, तो वो तेल लगाते जरूर है आप नारियल तेल, पर वो चिपचिपा नहीं। But मेरी एडवाइस है, प्लीज डोंट यूज दैट, बिकॉज दिस पैराफिन ऑयल इज वेरी डेंजरस फॉर योर हेयर, आपके बाल को खराब करता है। आपको लगाना ही है तो बिल्कुल शुद्ध नारियल तेल है, ठीक। अब ये जो आपको मैंने एक स्टोरी बताई, दूसरी भी बता देता हूं, उसको भी आप समझिए। अब ये टेक्नोलॉजी का कहां इन्वॉल्वमेंट होता है, यहां तो पैकेजिंग बदल रही है। अगेन अ वेरी ओल्ड स्टोरी, नॉट वेरी ओल्ड, 20 years बैक। तो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि आजकल डिजाइन थिंकिंग बड़ा पॉपुलर हो गया वर्ड। ऑक्सफोर्ड में जाइए, वहां भी पढ़ाया जा रहा है, हार्वर्ड में पढ़ाया जा रहा है, IIT में पढ़ाया जा रहा है, IIM में पढ़ाया जा रहा है, इवन हमारे जो APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी वहां पढ़ाया जा रहा है। बट दिस फिनोमेना इज ओल्ड। किर्लोस्कर का नाम सुना होगा आप सबने, किर्लोस्कर पंप का नाम, एग्रीकल्चर पंप में काफी अच्छी पोजीशन। किर्लोस्कर पंप ने करीब 20 साल पहले अपना एग्रीकल्चर पंप लॉन्च किया। लॉन्च नहीं किया, मैं बता रहा हूं स्टोरी, वो कहीं पे इंस्टॉल करने गए थे, और ये 97-98 के आसपास की बात है। दैट टाइम द रिमोट कंट्रोल एरा हैज बीन स्टार्टेड, हर चीज में रिमोट कंट्रोल आने लगे, टीवी में सब जगह पे। तो हम लोग एक चीज हमेशा कंफ्यूज करते हैं, जो कभी मत कीजिएगा, मेरे ख्याल से बहुत से लोग यहाँ, कितने लोग ऐसे हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, अरे वाह वेरी गुड। एक उदाहरण है जो अगर है तो उसे इमीडिएटली अभी इसी क्षण यहीं से समाप्त कर दीजिएगा, कि किसान इकोनॉमिकली वीक होता है तो आइडिया वाइज भी वीक होता है, ऐसा नहीं। वो इकोनॉमिकली वीक हो सकता है, पर आइडिया वाइज वीक नहीं होता। और ये एग्जांपल के बाद आप समझ पाएंगे हाउ दिस हैज रिवॉल्यूशनाइज्ड, दिस हैज क्रिएटेड रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर पंप। तो वन फार्मर आस्क्ड अ वेरी सिंपल क्वेश्चन टू दीज इंजीनियर्स, दैट if a television can have a remote control, can we have a remote control in these agriculture pumps? क्योंकि जो लोग गांव से जुड़े हैं वो जानते हैं कि खेत कभी कभी बहुत दूर पे होता है, और अभी तो कुछ ठीक हुआ नहीं, पहले बिजली का कुछ भरोसा नहीं रहता था। और मुझे अच्छी लगे, आज हमारे गांव में रात को 2 बजे बिजली आ रही है, 1 बजे बिजली आ रही है, और जाड़े के समय है, हम आप रजाई में घुसे हुए हैं, किसान रात को जा रहा है अपनी सिंचाई करने के लिए। दिस वॉज द प्रॉब्लम, यू हैव टू एम्फसाइज दैट प्रॉब्लम। तो व्हेन ही आस्क्ड दिस क्वेश्चन, तो गांव के लोग हंसने लगे, बोले ये क्या बेकार की बातें कर रहे हो, टीवी में रिमोट होता है, इसमें थोड़ी रिमोट होता है। बट इंजीनियर्स ऑफ किर्लोस्कर टुक इट वेरी सीरियसली, they discuss with their R&D people and they develop a remote control। और ये आप नेट पे खत सर्च करेंगे मिल जाएगा, सारे डिटेल्स मिल जाएंगे आपको। वो रिमोट कंट्रोल काफी समय तक एग्रीकल्चर पंप्स को ऑपरेट करता है। लेकिन रिमोट कंट्रोल के साथ एक इशू होता है, आप सबने यूज किया होगा, उसकी एक लिमिट होती है, एक डिस्टेंस के बाद वो रिमोट काम नहीं करता, बिकॉज दैट इज बैटरी ऑपरेटेड। Innovation required an innovation ecosystem. Always remember, without innovation ecosystem का जितने बिजनेस मॉडल्स आप देख रहे हैं जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे, वो इसलिए है क्योंकि आज आपके पास स्मार्टफोन है, आज ये सब भी टेक्नोलॉजी आपके पास है।
वरना पहले के जमाने में वेबसाइट ओपन करना वो बहुत देर तक खुल रही है और स्पीड बन नहीं रही है। आज स्मार्टफोन है, द थिंग्स आर नाउ मच बेटर। जीएसएम टेक्नोलॉजी आई तो देयर इज अनदर कंपनी, Texmo Pumps, Coimbatore based company है, it's a very big company. Texmo Pump has realized that you need to develop a GSM based technology remote. Means आप अपने स्मार्टफोन से, इवन अमेरिका में भी वो पंप रखा हुआ है तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जब चाहे चालू कर ले, जब चाहे बंद कर ले। एंड नाउ दे आर ऑन ए नंबर 1 पोजीशन बाय सेलिंग। तो एक गांव के किसान की समस्या को कैसे एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। जब भी आप सोचें एंटरप्रेन्योरशिप की बात, तो सोचिए कि क्या हम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, यू नीड टू बी कीन ऑब्जर्वर। कुछ मॉडल्स की चर्चा हम कर लेते हैं, थोड़ा समय को ध्यान में रखते हैं। अब जैसे सभी, मेरे ख्याल से आप सभी फ्लिपकार्ट, अमेजन इस पे खरीदारी करते हैं, सामान तो वही है, बट व्हाई यू परचेज दैट? देयर इज ए 3C मॉडल: चॉइस, कन्वीनियंस एंड कॉस्ट। नाउ ऑन दैट फ्लिपकार्ट और अमेजन यू आर हैविंग एन एम्पल ऑफ चॉइस, ढेर सारी चॉइस है। कन्वीनियंस है, आप इमीडिएटली ऑर्डर करिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन में आपके घर पे पहुंच जाएगा, और आपकी कॉस्ट भी बचती है। देखिए, जब कॉस्ट की बात होती है तो हम लोग नॉर्मली प्रोडक्ट के प्राइस की बात करते हैं। आप जो सामान खरीदने जाते हैं और जगह जगह घूमते हैं, उसमें भी तो आपका कुछ समय खर्च हो रहा है, कुछ एनर्जी खर्च हो रही है, कुछ आपके फ्यूल खर्च हो रहे हैं, दैट इज द कॉस्ट। तो चीजें वही हैं, but a new platform has arisen supported with the GSM technology. A smartphone has come, the things have become easier for me. एक सरकारी प्लेटफॉर्म है, आप जानते होंगे, IRCTC। हम लोग सरकार की बड़ी आलोचना करते हैं, शौकिया, सरकार भी बड़ा अच्छा काम करती है। IRCTC प्लेटफॉर्म आज आपके लिए बड़ी कॉमन चीज लग रही है। मुझे याद है MBA में मेरी समर इंटर्नशिप बॉम्बे में, तब बॉम्बे बोलते थे, आजकल मुंबई बोलते हैं, और उस समय रिजर्वेशन लेने के लिए दिन भर लाइन में रिजर्वेशन काउंटर पे, स्टेशन पे खड़ा होना पड़ता था। और मैं बता दूं आपको, वो दौर ऐसा था कि रिजर्वेशन एक तरफ का ही होता था, क्योंकि कंप्यूटराइजेशन नहीं शुरू हुआ था। और 2 दिन धक्का धुक्की खा के पहुंचे महानगरी से हम लोग VT स्टेशन, जिसको आजकल CST बोलते हैं। मैं था, मेरा एक दोस्त था, 2 लोग थे, हम लोग को IT पवर्स में BHU के सारे स्टूडेंट का इंतजाम वहीं IT पवर्स में रहने के लिए हुआ था, उनके हॉस्टल में। और फिर वहां पे लाइन में खड़े हो 2 महीने बाद का रिजर्वेशन लेने के लिए, क्योंकि 2 महीने के समय लेने के बाद लौटेंगे कैसे, बॉम्बे बहुत दूर। और वहां भी वही हुआ, बिना खाए पिए, आप जैसे, हम भी तो बच्चे थे, बिना खाए पिए लाइन में खड़े हैं, धक्का खा रहे हैं, और रिजर्वेशन हो गया। आज आई थिंक विदिन अ कपल ऑफ सेकंड्स और मिनट्स यू कैन डू द रिजर्वेशन। तो हियर यू आर सीइंग, you are having a choice of train, choice of seats, choice of timing, choice आ गई, कन्वीनियंस आ गया, तुरंत का तुरंत टिकट आपके हाथ में, और अब तो शायद टिकट की भी जरूरत नहीं होती, आपका मैसेज आएगा, नहीं काफी है, एंड योर कॉस्ट इज बीइंग सेव्ड। याद करिए, अगर बाद में मैंने जब नौकरी भी शुरुआत की तो हमको 1 दिन छुट्टी लेनी पड़ती थी लाइन लगाने की, तब कंप्यूटराइजेशन शुरू हो गया था, लेकिन लाइन तो लगती थी। आज वो सब कुछ भी आपको नहीं करना। आप जिस एरा में जी रहे हैं, आप सौभाग्यशाली हैं, आज चीजें बहुत अच्छी हो चुकी हैं। पहले मैं वो नहीं आपको फिर से वही संघर्ष की कहानियां जो पुराने बुजुर्ग लोग किया करते करूंगा आपके सामने, बट मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूं कि हाउ दिस इनोवेशन हैज चेंज्ड अवर लाइफ। द क्रेडिट गोज टू द इनोवेटर्स, द क्रेडिट गोज टू द टेक्नोलॉजी। आप एजुकेशन में यूनिवर्सिटी कॉलेज सर्च करते हैं, अभी तो आजकल आपका एग्जामिनेशन भी बहुत ही हाईटेक हो गया है, तो जाहिर सी बात है वहां भी आपकी टेक्नोलॉजी आती है। और जॉब के बाद आपको नौकरी की, पढ़ाई के बाद नौकरी की जरूरत पड़ती है। अगर कैंपस प्लेसमेंट हो गया तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, संदीप सर बहुत बढ़िया कैंपस प्लेसमेंट करवाते हैं, सरकारी नौकरी दिलवा देते हैं। MP हमारे में भीड़ लगी रहती है, हम लोग कोई नौकरी नहीं मिली थी, हमारे समय ट्रेनिंग प्लेसमेंट जैसे कोई चीज ही नहीं थी, कोई ना पता नौकरी थी नहीं। 90 के बाद तो रिसेशन आ गया था, बहुत बड़ा रिसेशन था,
और हमारी जो LPG हम लोग बोलते हैं लिबरेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद ही तो मनमोहन सिंह जी आए और वसूल किया। तो अब नौकरी खोजना है तो कौन सी साइट चाहिए आपको? डू यू नो? सरकारी नेम ऑफ एनी वेबसाइट जो जॉब्स उस पे आप खोज सकते हैं। सरकारी रिजल्ट लिंक्डइन इज नॉट जॉब्स। हाँ, नौकरी.com, नौकरी.com, मॉन्स्टर है, अभी और भी बहुत सारे इंडीड और क्या क्या सब। लिंक्डइन भी यूज करते हैं। लिंक्डइन नेटवर्किंग के लिए। अच्छा चलिए साहब, नौकरी वोकरी लग गई, बढ़िया, अच्छा बढ़िया, नौकरी शुरू की है। स्टूडेंट लाइफ में एक और बड़ा साइट काम आता है, भूख लगी है, स्विगी जोमेटो आपके काम आ गया। चलिए स्विगी और खाना भी खा लिया, नौकरी भी कर लिया, नौकरी कर लिया, बढ़िया पैसा कमाया। अब इसके बाद क्या चीज की जरूरत है? घूमना। यात्रा.com, मैक माई ट्रिप, बुक माई शो पिक्चर देखना। हाँ ठीक। अच्छा चलिए साहब, सिनेमा देख लिए, घूम भी लिए, नौकरी भी कर लिया, अब क्या चाहिए? मैडम ने आपका काम आसान कर दिया। मैडम ने आपका काम आसान कर दिया। शादी.com पे चलिए शादी कर। अब देखिए यहाँ पे क्या है शादी.com में। अब मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि अभी सोशियोलॉजी वाले कितने बच्चे, सोशियोलॉजी वाले, अरे आपके सोशियोलॉजी वालों, मेरा समय वैसे कम हो रहा है लेकिन मैं जल्दी जल्दी बता दूं। समाज को भी अध्ययन करिए, कोई जरूरी नहीं कि सोशियोलॉजी वाले अध्ययन करें। अब ये जो नौकरी.com आई, क्यों आई? पहले के जमाने में तो नहीं था, ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, बड़ा परिवार होता था, बड़े बुजुर्ग शादियां खोजा करते थे। ज्वाइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हुई, सोशियोलॉजी के बच्चे सब पढ़े नहीं जानते हैं। और अभी तो अल्ट्रा न्यूक्लियर हो गया, मम्मी कहीं नौकरी करी, पापा कहीं नौकरी करे, भैया कहीं नौकरी करे, बहन कहीं। शादी खोजे तो खोजे को, जिनको शादी खोज के करना है तो, बाकी का मैं नहीं कहता, उसका अलग वाला सही है। तो अब अभी भी हमारे मैक्सिमम फैमिली जो है वो ट्रेडिशनल मैरिजेज में बिलीव करती हैं, सिस्टम में बिलीव करती हैं। तो ये साइट है, आपको पता है ये साइट जो आई थी वो यूएसए में आई थी। अभी अनुपम मित्तल साहब बहुत आते हैं आजकल, हाँ शार्क टैंक में आते हैं। तो ये एनआरआईज के लिए बेसिकली है। और ये आपको मालूम है एनआरआईज के लिए आया, जब वो इंडिया में लॉन्च किया तो फेल हो गया है, क्योंकि एनआरआईज तो ठीक है, वो आपस में सर्च कर लिया और वहां भी वही 3C काम आया, चॉइस। अभी चूज कर लीजिए आपको पैसा चाहिए कितना लंबा, पैसा कितना पैसा कमाए, वो सब फीचर्स हैं, डाल लिया आपने उसमें, वो छान छुन के निकाल के रख देगा। हाँ ये है 1000, 1500, 2000 डेटाबेस आपके पास आ गया। चॉइस, कन्वीनियंस, घूमना नहीं है, कहीं खोजना नहीं है, कन्वीनियंस एंड योर कॉस्ट इज बिग सेव। पर व्हाई इट गॉट फेल्ड इन इंडिया? क्योंकि इंडिया में जब तक माता पिता नहीं देख लेंगे उसको, तब तक तो वो अप्रूव नहीं करने वाले। और ये 98 में लॉन्च हुआ था, माता पिता को पता ही नहीं था कंप्यूटर होता क्या चीज है। तो बाद में मुझे याद है कि फिजिकल मॉडल डेवलप हुआ और एक सिगरा, एक जगह है यहाँ पे, आप गए होंगे तो, वहां पर मुझे अच्छी तरह याद है कि शादी पॉइंट करके एक शॉप बनाई गई, कर समझिए, वेयर यू कैन फिजिकली विजिट, मींस दीज पेरेंट्स, और वो जाके वहां पे अपने सामने डेटाबेस खोल के देख सकते हैं। फिर अगर वो कन्विंस हो जाते हैं उसका पेमेंट कर देते हैं, फिर देन फिजिकली। अभी यात्रा.com की बात किसी ने किया, मेक माई ट्रिप की बात किया, तो क्या पहले टैक्सियां नहीं होती थी? ओला आ गया ना, ओला, उबर, टैक्सियां तो होती थी, पर रात को 11 बजे टैक्सी की जरूरत पड़ी तो ट्रैवल एजेंसी बंद। फिर निगोशिएशन शुरू। आपको मालूम है जिस समय सबसे कम ट्रैफिक होता है उस समय ओला वाले सबसे कम चार्ज करते हैं, और ऐसे लेने जाएंगे तो रात के समय ज्यादा चार्ज करेंगे। तो आपके पास अगेन यू आर हैविंग ए चॉइस, यू आर हैविंग ए कन्वीनियंस, यू आर हैविंग स्विगी की चर्चा हुई, जोमेटो की चर्चा हुई। स्विगी जोमेटो ने एक चीज को बहुत बढ़िया डेवलप किया कि इन्होंने जो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप, जैसे मान के चलिए कि आपको खाना बनाना बहुत अच्छा आता है, आप एक खास डिश बहुत अच्छी है आपकी, पर यू डोंट हैव मनी टू ओपन अ रेस्टोरेंट, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया और आपका, अच्छा स्विगी में एक और चीज होती है, जोमेटो में
आपको किसी अच्छा नॉर्मली रेस्टोरेंट में जाते हो तो क्या होता है, जो सारा का सारा खाना है उसमें कोई एक दो डिश हो सकता है आपको पसंद ना भी है, पर यहां तो आपने एक चीज एक जगह से मंगा ली, दूसरी जगह से मंगा ली, तीसरी जगह से मंगा लिया, तो यहां भी आपको चॉइस मिली, कन्वीनियंस मिला और तो ये सारे जितने भी आप उठा के मॉडल देखें जो प्रिवेलिंग है, विच यू आर यूजिंग वेरी फ्रीक्वेंटली, दे ऑल आर वर्किंग ऑन दैट 3C। अब एक चीज और बता दें क्योंकि अब समय कम है, मैं आपके सवाल भी लेने 5 मिनट का समय और लूंगा। अब इतना वर्क हो रहा है, सरकारें बहुत काम कर रही हैं, यूनिवर्सिटी सिस्टम में देख रहा हूं आपके लिए सब प्रोग्राम्स कराए जा रहे हैं, एकेडमिया बहुत वर्क कर रही है, इंडस्ट्री भी बहुत काम कर रही है, गवर्नमेंट भी बहुत फंडिंग कर रही है, तमाम चीजें हो रही हैं, फिर भी you'll be surprised to know the startup success rate is not very good. Within 5 years 90% of startup get failed. अब मैं आपको हतोत्साहित नहीं कर रहा हूं, बता ये स्थिति है, इसका सामना कैसे किया जाएगा, और 10 साल आते आते तक ये 2% हो जाता है। फैमिली बिजनेस की भी सिचुएशन बहुत गड़बड़ है। कितने लोग हैं बच्चे जिनका घर में अपना बिजनेस है, फैमिली बिजनेस? प्लीज रेज योर हैंड्स। एक ही फैमिली बिजनेस की सिचुएशन है कि जैसे सेकंड पीढ़ी आती है, सेकंड जनरेशन आती है, 40% ऑफ द बिजनेस गेट फेल, और तीसरी पीढ़ी आते आते तो करीब करीब 75% बिजनेस फेल हो चुके। जब परिवार बिखरेगा तो फैमिली बिजनेस भी बिखरेगा। अब ये फेल क्यों हो रहे हैं? दो चीजें हैं। एक तो विषय शुरू से ही बता दिया गया कि आपने कोई इनोवेशन तो किया नहीं, इसको कहते हैं मी टू बिजनेस मॉडल, ये कर रहा तो हम नहीं कर रहे, कहीं से कोई आइडिया किसी ने दे दिया, कहीं ऐसे वर्कशॉप को अटेंड कर लिया, किसी ने कुछ मोटिवेशनल स्पीकर ने आकर आपको मोटिवेट कर लिया, कुछ भी कर सकते हो दुनिया में, सब कुछ कर सकते हो, हाँ सब कुछ कर सकते हो, स्टार्ट कर दिया। सबसे बड़ा इश्यू एक स्टार्टअप के लिए है व्हेन यू स्केल अप। जब किसी साइज को आप बढ़ाते हैं तो उसको मैनेज करना सबसे डिफिकल्ट काम होता है। छोटे मोटे घर में आप 4 मेंबर से खाना बनाएंगे बहुत बढ़िया बनेगा, लेकिन जैसे ही 40 लोग आपके घर में आ जाएंगे खाने का बहुत टेस्ट नहीं रहेगा, क्वालिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, फाइनेंशियल इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे, नया कुछ आपके दिया नहीं, आपका वही प्रोडक्ट है, क्यों आपका कोई नया लेगा? भाई मैरिको आज इतनी बड़ी इंडस्ट्री इसलिए बनी क्योंकि वो इनोवेशन लेके आया, प्रोडक्ट में नहीं लेके आया, पैकेजिंग में लेके आया, कहीं तो इनोवेशन था जिसने आपकी समस्या का समाधान किया। ये सारे बिजनेस मॉडल जो हम लोगों ने भी डिस्कस किए, इन सब ने अपने बिजनेस मॉडल में कोई ना कोई इनोवेशन लिया जिसने आपकी किसी न किसी इश्यूज पर एड्रेस किया। एंड अभी तक हमारे यहाँ से तो खैर चूंकि हमारे यहाँ कोई फुल फ्लेजेड इंक्यूबेशन सेंटर गवर्नमेंट फंडेड नहीं है, जो भी हम करते हैं अपने दम पे करते हैं, अपनी पास्ट एक्सपीरियंसेस को ध्यान रखते हुए, क्योंकि मैं प्रोफेशनल कंसल्टेंट भी हूं तो थोड़ा सा वो अनुभव भी काम आ जाता है, इसलिए अभी तक सक्सेस रेट 100%। ज्यादा नहीं, साल में 2 बच्चे निकालते हैं अपनी कंपनियां, पर 100% सक्सेस रेट क्यों है? क्योंकि जब पोस्ट लॉन्चिंग सपोर्ट कोई नहीं देता तो मैं खड़ा हो जाता हूं, और मैं यहां इस मंच से ऑफर कर रहा हूं मैडम, कोई बच्चा अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहे वो हमारे यहाँ आ सकता है। एक छोटा सा 1000 रुपए की फीस है, एक बार रजिस्ट्रेशन करा, लाइफ लॉन्ग आपको मैं सपोर्ट करूंगा जब तक आपका बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो जाता, या जब तक हम इस दुनिया में मौजूद हैं। एकदम आराम से काम करिए, ये मत सोचिए ये हमारा, मैं कह रहा हूं ये मेरा परिवार है, ये मेरा अलमा बेटा है, तो आपके लिए तो मैं हमेशा खड़ा हूं। ये निसंकोच चाहिए, ये मत सोचिए कि एसएमएस है, एसएमएस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। और मैं बता दूं मेरे संस्थान के बारे में, उसकी स्थापना हमारे गुरु प्रोफेसर मुकुंद लाल जी ने किया, जिन्होंने मुझे बीएचयू में एफएमएस में पढ़ाया था। तो उसकी स्थापना बीएचयू वालों ने ही किया, ये कोई बाहर का इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो एक्सटेंडेड फैमिली है हमारे यहाँ की। और हमारे ये सभी चाहे संदीप सर हो चाहे मनीषा मैडम, रेगुलर हमारे यहाँ लोग बीएचयू से विजिट करते रहते हैं, आपको पता है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा हुआ, आपको बता देंगे सर। आप मैं एक मंत्र दूंगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करें, टॉपिक बहुत बड़ा है। व्हाई दे आर नॉट फेल्ड एंड व्हाई यू विल नॉट बी फेल्ड, ये 4 लाइन का मंत्र है, याद रखिएगा। चाहे तो नोट करना हो नोट कर लीजिए या दिमाग में रख लीजिए। थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल, ग्रो ग्रेजुअली एंड ग्रो ग्लोबल। थिंक बिग, बड़ा सोचिए पर छोटे शुरुआत करें। फ्लिपकार्ट ने 4 लाख रुपए से शुरुआत किया था 2 लोगों ने मिलकर, आज आप देख रहे हैं।
और क्या किया था, एक ऑनलाइन बुक सेलिंग से शुरुआत किया। तो बड़ा सोचिए पर छोटे से शुरुआत करिए। बिजनेस में रिस्क है, बिजनेस में रिस्क है, ये बातें बड़ी कॉमन है। रिस्क तो है, बट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मिनिमाइज द रिस्क। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू ग्रो ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे ग्रो करिए। क्योंकि अगर थोड़ी गलती हो भी गई तो आप उसको संभाल लेंगे। ये नहीं कि घर द्वार खेत बेच करके पूरी पूंजी एक बार में लगा दी। नेवर डू दैट काइंड ऑफ थिंग्स, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल थिंग्स। जो लोग गांव के बच्चे हैं, मैं एक स्टोरी छोटी सी 1 मिनट में आपको बता दूं, अभी केस घड़ी है, गूगल पे सर्च करिएगा। जब कोविड आया था तो आपने एक चीज नोटिस किया था कि लोग शहरों से भाग भाग के अपने गांव में जा रहे, पैदल जा रहे थे, साधन नहीं थे। मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन उठा, ये क्यों हो रहा, इतना बड़ा रश, 10 साल 15 साल 20 साल से उन्हीं शहरों में लोग काम कर रहे हैं, बॉम्बे दिल्ली में काम कर रहे हैं, और आज इनके पास 2 महीने का राशन तक नहीं। इसीलिए तो आए थे। क्यों आए थे गांव में वापस लौट के, कि जीवन बच जाएगा। कमाने गए थे, हवैया बनाने गए थे, लेकिन जीवन बचाने के चक्कर में वापस वो अपने गांव की तरफ आ रहे थे। देखा होगा आपने इसे अप्रैल 2020 पे टेलीविजन पे बहुत ज्यादा ये दिख रहा था, और उसकी राजनीति बहुत होती। अब ये अगर इसको आप विचार करें, मैडम इकोनॉमिक्स की एक्सपर्ट है, हमारी जो डेवलपमेंट का मॉडल शुरू से था आजादी के बाद से, मामला वहीं पे गड़बड़। हमने डेवलपमेंट के आइलैंड्स बना दिए। बचपन से हमें बताया गया अगर डेवलप करना है तो बॉम्बे जाओ, दिल्ली जाओ, गुड़गांव जाओ, बेंगलोर जाओ, पूना जाओ, विकास तो यही होगा। कोई ने कहा भी नहीं और ये हो भी नहीं सकता, किसी ने कहा कि आप आजमगढ़ जाओ, जौनपुर जाओ, मिर्जापुर जाओ, गाजीपुर जाओ, पटना जाओ। हमारे बिहार कितने बच्चे हैं यहाँ पे? 50% बिहारी, because my wife is from Bihar. तो मैं हमेशा कहता हूँ, तो भाई देखिए संदीप सर समझ सकते मेरी बात को। दुनिया का कोई पति ऐसा नहीं है जो पत्नी की बात को मना करे। अब मैं यहाँ पे, आप कहेंगे सर इसका सोल्यूशन क्या है, छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाएगा सोल्यूशन क्या है। आप सर्च करिएगा नेट पे खाली होने के बाद, कौशलेश कुमार, आई एम अहमदाबाद टॉपर, आप समझ सकते। पर्सन फ्रॉम पटना, पटना के कितने लोग हैं यहाँ पे? आप पेशर, आपको मालूम आई एम अहमदाबाद के टॉपर को तो कई करोड़ का पैकेज ऑफर होता। ही हैज लव्ड दैट ऑफर। आप कहेंगे अजीब आदमी है भाई, करोड़ों रुपए का पैकेज छोड़ दिया। He came to his village and he read somewhere in some article कि बड़े शहरों में average on an year 3 kg to 5 kg intake of toxic materials are there. इसमें मेजर टॉक्सिक मटेरियल जो आता है वो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड से आता है। हमें आपको पता भी नहीं, हम आप जो खा रहे हैं उसके अंदर कितना इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हमारे अंदर आ रहा है, इसलिए बहुत कम उम्र में बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। तो इन्होंने वहां के फार्मर्स को कहा कि यू जस्ट ग्रो दिस ऑर्गेनिक फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। किसान को ये डर होता है यार उगा तो लेंगे, खरीदेगा कौन इसको? तो उन्होंने कहा कि बाई बैक की गारंटी हमारी। ऑर्गेनिक जो भी चीजें होती है आपको पता होगा थोड़ी सी महंगी होती है, ऑलमोस्ट 10% महंगी होती है। लोगों को उन्होंने कन्विंस किया कि आप अपनी बीमारियों पे इतना पैसा खर्चा करते हैं, उसमें मैक्सिमम बीमारी इस कारण से होती है, अगर आप इसको प्योर चीज को खाएंगे तो कम से कम इन बीमारियों से आप बच जाएंगे। उसका रिजल्ट दिखा, एंड टुडे यू विल बी हैप्पी टू नो 35 to 40,000 families from Bihar and Jharkhand are now attached with this organization कौशल्या फाउंडेशन। और ये बात याद रखें, 40,000 लोग परिवार, 40,000 परिवार अगर किसी से जोड़ते हैं तो एवरेज अगर हम 4 या 5 मेंबर पर फैमिली जोड़ लें तो करीब 1.5 लाख लोग हो जाते हैं। ज्यादा नहीं हो सकते हैं, नहीं ज्यादा हो जाएंगे। 1,60,000 तो 4 के हिसाब से हो गए, ऐसे 2 लाख हो जाए। यानी एक व्यक्ति के प्रयास से 2 लाख लोगों का जीवन संवर सकता है। आप तो 90 करोड़ युवा हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इन 90 करोड़ लोगों में अगर 1% भी युवा जागृत हो जाए, 90 लाख लोग भी अगर जागृत होकर उद्यमी बन जाएं तो कितना बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। और ये सोने की चिड़िया ऐसे नहीं देश को कहा जाता,
great nation is having immense potential. तो बातें तो बहुत हैं, मन भी बहुत कर रहा है, पर आप जैसे बहुत तो घड़ी भी देख रहे होंगे और कुछ के मन में उत्कंठा होगी, उनके प्रश्न भी होंगे और प्रश्न का उत्तर न दूं और चला जाऊं, ये अच्छा शिक्षक के लक्षण नहीं होते हैं। तो थैंक यू वेरी मच मैम फॉर गिविंग दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। और जिन भी बच्चों के प्रश्न हो कृपया खुल के बात करिए। मैंने आपसे पहले